ओके, देखिएगा कल एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 5 आप सबने कर लिया, कोई डाउट नहीं आया। एक जो डाउट आया आप लोगों का इस इलस्ट्रेशन में कि सर इस इलस्ट्रेशन में परचेज को क्या माना गया है, रियल माना गया है, और सेल्स को भी क्या माना गया है, रियल माना गया है। तो लास्ट क्वेश्चंस में तो हमने इसको नॉमिनल माना था, तो अब रियल माने कि नॉमिनल माने, तो हम क्या मानेंगे, इसको नॉमिनल ही मानेंगे, रियल नहीं मानेंगे। इसका प्रूफ है कहां पे, इलस्ट्रेशन नंबर 6। हाँ, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न की एंट्री कहां पे, ये रहा। परचेज रिटर्न इज अ रियल अकाउंट, यहां पर भी रियल माना है, ठीक है। परचेज को अगर खर्चा माना गया है तो ऑब्वियसली, अब मैं कह रहा हूं ना एक बात, परचेज रिटर्न के लिए आपको पूछेगा कोई नहीं, है ना, क्योंकि परचेज रिटर्न ना तो कोई खर्चा है और ना ही कोई इनकम है। हाँ, एक ऐसा खर्चा है, आप इसको एक्सपेंस बोल, अगर परचेज को क्या बोलोगे, नॉमिनल बोलोगे, तो परचेज रिटर्न भी क्या बोलोगे, नॉमिनल ही बोलोगे। रीजन क्या है, जब आपने खर्चा मान के उसको डेबिट किया, अब पर खर्चा किया था वो माल वापस लौटा दिया, तो दैट मीन्स वो खर्चा हुआ ही नहीं, लेकिन था तो खर्चा ही ना, तो परचेज रिटर्न को भी फिर नॉमिनल ही ट्रीट कर लेना, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया। अब इसके रिगार्डिंग अपने को क्लियर कैसे हुआ कि सर नॉमिनल क्यों, ये तो कभी नॉमिनल बोल रहे हैं कभी रियल बोल रहे हैं, वो इलस्ट्रेशन नंबर 6 से क्लियर हुआ अपना। कैसे, यहां पर आपको बोला गया कि बताइए कि रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, या फिर एसेट है, लायबिलिटी है, या कैपिटल है, एक्सपेंस है, इनकम है, ये आप हमको बताइए, ठीक है ना। तो अभी अपन देखते हैं सारी की सारी चीजें क्या क्या हैं, और अपने को यही याद रखना है अगर आपसे कोई पूछ ले तो। नाउ वन बाय वन मैं दिखाता भी चलता हूं और साथ में हम पढ़ते भी जाएंगे। चलो, बिल्डिंग रियल, पर्सनल या नॉमिनल। रियल अकाउंट एसेट्स है, एसेट साइड जनरली क्या होती है, रियल होती है, ओके। और रियल में भी क्या, टेंजिबल या इंटेंजिबल, टेंजिबल रियल, ओके, ठीक है सर, रियल। परचेजेस, परचेजेस के लिए क्या लेंगे, नॉमिनल लेंगे। रियल लगा के यहाँ पे क्या लगा दिया इन्होंने, स्टार मार्क लगा दिया। सेल्स में भी क्या ले लेंगे, नॉमिनल ले लेंगे, सेल्स में भी क्या ले लेंगे, नॉमिनल ले लेंगे। क्यों, इन्होंने नीचे क्लियर किया, इन प्रेजेंट सिनेरियो परचेज एंड सेल्स आर कंसिडर्ड एज नॉमिनल अकाउंट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बैंक फिक्स डिपॉजिट, बैंक फिक्स डिपॉजिट ये क्या है सर, फिक्स डिपॉजिट मतलब हमने एक तरीके से एफडी करवा लिया, लेकिन बैंक में ही तो करवाया ना, पार्टी कौन है, बैंक, बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो भी बैंक होता है, वो बैंक को हम क्या मानते थे, पर्सनल, तो ये भी क्या आ जाएगा, पर्सनल आ जाएगा। फिर उसके बाद रेंट, रेंट तो खर्चा होता है सर, और खर्चा है तो नॉमिनल, नॉमिनल का ब्रैकेट में लिख दिया एक्सपेंस, लेकिन रेंट आउटस्टैंडिंग पर्सनल में आ जाएगा। पर्सनल भी कौन सा, तीन होते हैं पर्सनल भी, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। यस यस, ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। पर्सनल में भी कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ये कुछ स्पेलिंग जो है वो आपको अगर प्रॉब्लम कर रही हो तो आप उनको लिख लिख कर याद करें। मैं कह रहा हूं कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, जितना आप लिख सकें आप लिख कर तैयारी करें साथ साथ में, ठीक है। ओके, कैश क्या होगा, कैश इज रियल अकाउंट, ठीक है, ये तो हमको पता है। एडजस्टेड परचेजेस, मैंने कहा परचेज हो चाहे एडजस्टेड परचेज हो, ये सब नॉमिनल में आएगा। एडजस्टेड परचेज मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस वन इज एडजस्टेड परचेजेस। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को रियल नाम दिया गया, रियल क्योंकि एसेट होती है तो इट इज रियल अकाउंट। हालांकि परचेज करते हैं तभी क्लोजिंग स्टॉक आता है, बट कोई भी क्लोजिंग स्टॉक पूछे तो आप क्या बोलना, इट इज रियल अकाउंट, ओके। क्योंकि ये क्या है, खर्चा किया था आपने परचेज, लेकिन अभी आपकी क्या बन गई है, स्टॉक जो बचा वो एसेट है, तो एसेट के लिए आप इसको क्या मानेंगे, रियल अकाउंट मानेंगे। इन्वेस्टमेंट इज और एसेट है, रियल अकाउंट, ठीक है। टेंजिबल, ठीक है ना, ओके। रियल, पर्सनल, नॉमिनल क्या, हाँ फिल करना हो सकता है। हाँ, क्वेश्चन वो सीए वाला है, सीए वाला कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपन को ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना कि ये आएगा या ये नहीं आएगा, इसलिए अपन बेसिक से सब कुछ ही एक इलस्ट्रेशन में मैं आपसे छुड़वा नहीं रहा हूं, नॉलेज ही बढ़ेगा। नहीं आएगा तो क्या होगा,
नॉलेज ही तो बढ़ेगा, अपन तो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। हाँ, कभी भी मैं ये नहीं सोचता कि एग्जाम में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। मेरे को 100% प्रिपरेशन करवानी है और तुमको 100% प्रिपरेशन करनी है, जो आए आने दो एग्जाम में। 100% प्रिपरेशन बोला, नंबर कितने आएंगे वो एक अलग मैटर है ना, ठीक है ना, हो जाती है। अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे नंबर्स ला सकते हो, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत खतरनाक हो, याद रखने लायक ना हो, या हमने कोई चीज पहले से नहीं पढ़ रखी हो। 11-12 में कैसा भी पढ़ा हो, पढ़ा हुआ तो है ना, टच तो किया हुआ है ना उसको एटलीस्ट, तो नंबर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट टेंजिबल एसेट्स मानोगे आप इसको, जैसे कोई प्रॉपर्टी ले लिया, वो भी तो इन्वेस्टमेंट होता है ना। अब लेकिन आपने शेयर्स लिए तो वो टेंजिबल नहीं बोलोगे फिर उसको, ठीक है ना, क्योंकि वो इंटेंजिबल रियल भी हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से, क्योंकि रियल बोला जाएगा, टेंजिबल को देख सकते हैं और छू सकते हैं। अब किसी कंपनी के शेयर्स हैं, वो तो एक सर्टिफिकेट है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो उसको देख छू नहीं सकते, वो वाला एक गेम आ जाता है। बट इन्वेस्टमेंट को पहली बात तो पूछेगा नहीं टेंजिबल इंटेंजिबल, बट बोले तो टेंजिबल बोलना, ठीक है ना। ओके चलिए, तो इन्वेस्टमेंट अलग अलग भी हो सकते हैं ना, क्योंकि इसीलिए नहीं पूछते, टेंजिबल भी हो सकता है और आप किसी में भी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई ऐसी एसेट जो टेंजिबल है तो इन्वेस्टमेंट टेंजिबल हो गया, कोई ऐसी एसेट जो इंटेंजिबल है तो वो इंटेंजिबल हो गया। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना, दैट इज रियल अकाउंट। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, बीआर, ये पर्सनल। सेल्स टैक्स पेएबल लाइबिलिटी होती है, मैंने कहा था लाइबिलिटी साइड में जनरली तुमको क्या मिलेंगे, पर्सनल अकाउंट ही मिलेंगे। ओके, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल खर्चा होता है, बैड डेट नॉमिनल एक्सपेंस है। ओके, कैपिटल ड्राइंग्स, इंटरेस्ट रिसीवेबल पर्सनल। इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब एक्रूड इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट जो ड्यू हो गया बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। मैंने कहा था आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड, प्रीपेड, ये सब क्या होंगे, पर्सनल। उसमें भी कौन से, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो किसी न किसी बंदे से तो रिसीव होने वाला ही होगा, तो ये इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट उस बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो गया। ओके, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम, है ना। इंटरेस्ट रिसीवेबल को हम और क्या बोल सकते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट। क्या बोल सकते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट। और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को और क्या बोल सकते हैं, अनअर्न्ड रेंट, अनअर्न्ड रेंट, अनअर्न्ड, ठीक है ना, जो अभी तक कमाया नहीं है बट रिसीव हो गया, रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब तुम कहीं गए, पीजी के अंदर रहने के लिए गए, तुमने क्या किया, 2 महीने का किराया पहले दे दिया, बट अभी तो रहना तो बाकी है ना। कल को तुम्हारे कुछ काम आ गया और तुम चले गए, तो मुझे तो वो रेंट तुमको वापस देना पड़ेगा ना, तो उसमें क्या बोलूंगा, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। जो अभी तक मैंने कमाया नहीं है, तुम रह लोगे 2 महीने तो मैं कमा लूंगा, बट तुमने मुझे दे दिया है तो रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, प्रीपेड सैलरी पर्सनल, तो आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड, प्रीपेड, ये सब क्या होते हैं, पर्सनल होते हैं। बैड डेट रिकवर्ड, जब बैड डेट अपना नॉमिनल था, खर्चा था, लॉस था, तो वैसे ही बैड डेट रिकवरी क्या होगी, नॉमिनल ही होगा, इनकम है, गेन है। ओके, गेन। डेप्रीशिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस है, खर्चा है, एसेट की वैल्यू में रिड्यूस, हाँ कम हो जाती है एसेट की वैल्यू। डेप्रीशिएशन एसेट की वैल्यू यूज करने के साथ साथ खत्म तो होती है ना। हम एसी चला रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा, 4 साल की लाइफ होगी एसी की, खत्म हो जाएगा। तो हमने जो खर्चा किया मान लो 40,000 का, तो हम क्या करेंगे, उसको चाहेंगे क्या, हर साल थोड़ा थोड़ा कम करें ताकि प्रॉफिट्स कम शो। एक्चुअली क्या होता है, एसी खरीदा अपन ने, मान लो 4 साल चलेगा, 4 साल अपने को हवा देगा ये, तो अगर इस 40,000 को मैं आज ही, है तो खर्चा ही ना, देखा जाए तो है तो खर्चा ही, तो सर खर्चा है तो इससे प्रॉफिट तो कम हो गया ना, फिर भी हम प्रॉफिट कम नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये 40,000 से 4 साल हवा खाएंगे। अगर ये 40,000 को हैंड टू हैंड मैंने पीएनएल में डाल दिया तो उसी साल के प्रॉफिट कम हो गए, बट देखा जाए तो 10,000 की हवा हर साल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, खा रहे हैं ना, तो खर्चा क्या होगा, 10,000 डालना चाहिए, मानना चाहिए हर साल का, या 40,000 एक साल में मान लेना चाहिए। तो बस इसीलिए सिस्टम बना दिया कि इसको ऐसे डील करो
और फिर उस एसेट पे हर साल क्या लगाओ, डेप्रिसिएशन लगाओ। समझा? है तो खर्चा ही, अल्टीमेटली क्या होना है, प्रॉफिट से रिड्यूस करने हैं। कोई भी रिसिप्ट हो रहा है तो इनकम है, और कोई भी पे कर रहे हो तो खर्चा है। दो ही बातें समझ में आती है भैया, पैसा आया कि पैसा गया। अब पैसा क्यों गया ये अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया कि इस पैसे से 1 साल फायदा मिलेगा, इस पैसे से अपने को 1 साल से ज्यादा के लिए फायदा मिलेगा, इसलिए है तो खर्चा ही ना। मेरे पापा तो क्या करते हैं, जो भी खर्चा करते हैं ना वो खर्चे में डाल देते हैं, सारा खर्चा ही है भैया, इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज मानते ही नहीं है वो। ठीक है ना, उनको पता है कि हाँ शेयर्स इन्वेस्टमेंट है ना, और गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, बाकी सब खर्चा है। शेयर्स इन्वेस्टमेंट है और गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो तो इन्वेस्टमेंट है, बाकी सब खर्चा है। घर में कोई भी सामान बड़ा बड़ा आ रहा है ना, चाहे कोई भी ले आओ, चाहे एसी फ्रीज वगैरह, वो सब मानते हैं क्या, खर्चा ही है। क्योंकि 4 साल 5 साल ऐसे थोड़ी ना देखते हैं घर वाले, तो क्या देखते हैं, ये खर्चा हो गया मतलब खर्चा हो गया। ये तो अपन लोग अकाउंटिंग के अंदर ऐसा करते हैं, यार 4 साल चलेगा 5 साल चलेगा कोई एसेट, तो उसको धीरे धीरे डेप्रिशिएट करते हैं। अभी समझ में आया डेप्रिशिएशन का मतलब, उस बड़ा खर्चे को एक साथ पीएनएल में ना डालकर थोड़ा थोड़ा करके डालने का एक जरिया बना रखा है कि अपन ने उसको एसेट माना और फिर उसको हर साल थोड़ा 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 डेप्रिशिएशन के फॉर्म में पीएनएल से चार्ज करते जाएंगे और प्रॉफिट्स कम होता जाएगा। क्लियर? ओके। पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनली हो गया वो तो सर, हाँ ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स क्या होता है, पर्सनल अकाउंट ही होता है। ओके, पर्सनल में भी क्या डाल दिया, ड्राइंग्स। ओके चलिए, तो रियल पर्सनल नॉमिनल का मामला क्लियर है। ओके, अब देखते हैं एसेट, एक्सपेंस, इनकम या लाइबिलिटी या कैपिटल देखते हैं। बिल्डिंग सर एसेट होती है, सबको पता है। परचेजेस, परचेज को इन्होंने एक एसेट माना, आप खर्चा भी मान सकते हैं एक्सपेंस, क्योंकि जब आप इसको अब रियल नहीं मान रहे, अब आप इसको क्या मान रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट मान रहे हैं, तो अब इसको क्या डील करेंगे, एक्सपेंस डील करना चाहिए। खैर चलो, परचेज इज अ एसेट भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि खरीदा हुआ माल क्या होता है, अगर बेचोगे नहीं तो आपकी एसेट है, क्योंकि उससे फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा। खर्चे जनरली क्या होते हैं, एक्सपेंस अगर आप बोलोगे तो एक्सपेंस जनरली क्या होता है कि खर्चा हो गया बस, ठीक है, फ्यूचर में उससे कुछ पैसा नहीं आना। कोई सर्विस ले लोगे वो एक अलग बात है। तो इन लोगों ने क्या किया, रियल के तौर पे इसको क्या मान लिया है, एसेट मान लिया। आप नॉमिनल भी डील तो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक भगवान होती है, बुक में लिखा हुआ भी भगवान के लिखे हुए अक्षर होते हैं, इसलिए क्यों, क्योंकि वो जो चेक करने वाला होगा वो तो यही देखेगा ना, अपनी भावना थोड़ी ना देखेगा, या ये थोड़ी देखेगा ये बच्चे इतने टैलेंटेड है, देखो इन्होंने लॉजिक दिया है पीछे, नहीं, ठीक है ना। इसलिए जैसा हो वैसा कंसिडर कर लो। ओके, सेल्स रेवेन्यू है भैया, माल बेचा है, इनकम है। अब सेल जब रेवेन्यू है तो परचेज खर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो ठीक है। लेकिन बुक भगवान होती है, कहीं कहीं डिस्प्यूटेड जगह हो और अपन का इससे डिस्प्यूट कर रहा हो तो एज इट इज बुक वाला याद कर लो, एज इट इज बुक वाला याद कर लो। एफडी एसेट होती है सर, जमा करवाया पैसा। रेंट खर्चा होता है, एक्सपेंस। रेंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है अपनी, याद है ना, बताया था उस दिन। ओ यू, ओ यू तुम लाइबिलिटी हो, पा तुम्हारी एसेट है, पा को कभी लाइबिलिटी मानने की गलती मत करना। तुम आए थे उसी दिन, डायलॉग मारा था क्या मैंने, अच्छा ठीक है फिर। ओके नेक्स्ट, कैश एसेट होता है सर। एडजस्टेड परचेजेस, हाँ अभी खर्चा मान लिया, अभी ऊपर तो नौटंकी कर रहा था। हाँ, परचेज एसेट और एडजस्टेड परचेज क्या हो गया, एक्सपेंस। बताओ, लेकिन ठीक है बुक भगवान है, हाँ नहीं बुक भगवान है, सीए की बुक तो भगवान है, ठीक है ना, वही जैसा है वैसा मानना। तो परचेज को एसेट माना गया है, बट एडजस्टेड परचेज में क्या हो गया, हाँ एक्सपेंस डील किया गया, क्योंकि इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कुछ खर्चे वगैरह, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोज स्टॉक, इसलिए एडजस्टेड परचेजेस। नाउ क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, हमको भी पता है। इन्वेस्टमेंट एसेट है, और ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट होता है। बैलेंस शीट में आने वाले या तो एसेट होंगे या लाइबिलिटी होंगे। सेल्स टैक्स पेबल लाइबिलिटी है। डिस्काउंट अलाउड ये बैलेंस शीट में नहीं आता, तो ऑब्वियसली एक खर्चा था, और खर्चा होने के नाते इन्होंने क्या बोला, एक्सपेंस। एक्सपेंस ब्रैकेट में तो लिख दिया, साथ ही क्या लिख दिया, टेम्परेरी कैपिटल। टेम्परेरी कैपिटल क्यों बोला गया, इग्नोर इट। एक्सपेंस के कारण कम कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब टेम्परेरी कैपिटल ऐसा कुछ भी नहीं है, डिस्काउंट अलाउ किया तो आपकी टेम्परेरी कैपिटल कैसे होगा पॉसिबल, ठीक है, अपने को याद कर लेना, टेम्परेरी कैपिटल एक्सपेंस एक्सपेंस, ठीक है। ओके
ड्राइंग्स, इसको भी क्या मान लिया गया, टेम्परेरी कैपिटल, ठीक है ना। लेकिन ये ड्राइंग्स में आप ट्रीट करो और कैपिटल में डील करो, इससे कैपिटल इफेक्ट हो रहा है, कैपिटल ट्रीट करो बस, और कुछ नहीं है। तो डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, ड्राइंग्स, ये सब ठीक है, कैपिटल को कैपिटल माना ही गया है। इंटरेस्ट रिसीवेबल्स, सर एक्रूड इनकम है, ओ यू पा का आ है तो एसेट है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, लाइबिलिटी है। प्रीपेड सैलरी, एसेट है, ओ यू पा। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी क्यों है, इसको नाम दूसरा क्या दिया, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। रिसीव्ड इन एडवांस, जब अगर तुम चले जाओ तो मुझे देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो लाइबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ। इसमें चारों में कंफ्यूजन तो नहीं है ना, एसेट लाइबिलिटी क्यों है ये सब। आउटस्टैंडिंग एसेट या लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है क्योंकि अभी देना बाकी है। अच्छा, एक्रूड इनकम एसेट है, क्यों, क्योंकि अभी मिलना बाकी है। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट है, क्यों, क्योंकि किसी खर्चे के लिए एडवांस दे दिया, अभी अपने को बेनिफिट्स मिलना बाकी है। हाँ उसने, हाँ उसके लिए लाइबिलिटी हो गया, अपने एडवांस दे दिया, उसने एडवांस रिसीव कर लिया। ओके, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी है, क्यों, रिसीव्ड तो हो गया बट कहीं वो चला जाए तो। आज तुमसे फी, मैंने कहा ना आज तुमसे फीस ले लूं, कल को तुमको कोई काम आ जाए, तुम चले जाओ तो मुझे वो फीस लौटानी होगी ना, कि यार 1 महीने पढ़ा है बच्चा, 6 महीने का कोर्स है, तो क्या कर दो, वापस दे दो, तो एक लाइबिलिटी है मेरे लिए, ठीक है, इस तरीके से। नाउ आगे देखो, बैड डेट रिकवर्ड, डेप्रिशिएशन और पर्सनल, ये सब क्या है, बैड डेट रिकवर्ड गेन है आपका, डेप्रिशिएशन खर्चा है, और पर्सनल इनकम टैक्स क्या है, ड्राइंग्स है। इन सबको नाम क्या दिया गया है, टेम्परेरी कैपिटल। जो भी एक्सपेंस वगैरह हैं, जो भी ड्राइंग्स वगैरह हैं, उन सब के आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टेम्परेरी कैपिटल। सिर्फ किसके आगे नहीं लिखा हुआ था, एक्सपेंस में, रेंट के आगे नहीं लिखा हुआ, और एडजस्टेड परचेजेस के आगे नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। इसका ऐसा कोई लॉजिक है भी नहीं और दिया हुआ भी नहीं है बुक के अंदर कि क्यों माना इन्होंने, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है कि डिस्काउंट अलाउड, ये टेम्परेरी कैपिटल मानने का ऐसा तो कोई रीजन है नहीं, ठीक है ना। बैड डेट, क्योंकि पैसा डुबा दिया, बैड डेट होने के बाद वो टेम्परेरी कैपिटल कहाँ से रहा, वो रीजन ऐसा कुछ नहीं है। बैड डेट रिकवर्ड भी टेम्परेरी कैपिटल में डाल दिया, डेप्रिशिएशन भी टेम्परेरी कैपिटल में डाल दिया। नहीं, ये बस इतना सा हो सकता है कि भैया ये डेटर्स थे अपनी, ये एसेट थी अपनी, एक्चुअली क्या थी, इनसे पैसा आना था डेटर से, तो डिस्काउंट अलाउड, डेटर्स को कर दिया, वो पैसा नहीं आया, ठीक है ना। बैड डेट था, डेटर से पैसा आना था बट डेटर ने डुबा दिया, पैसा नहीं आया। बैड डेट रिकवर्ड, उसी बंदे से पैसा अपने को आ गया। अच्छा, डेप्रिशिएशन एसेट था, उसी पर डेप्रिशिएशन लगाया जा रहा है, तो पहले तो हमने उसको एसेट ही डील किया था, अब उसको किया जा रहा है तो। और ड्राइंग्स को, ड्राइंग्स भी क्या था, पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, अभी उसमें से विड्रॉ कर लिया, तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, जिस चीज को आप पहले बैलेंस शीट में लेके जा रहे हो उसके रिगार्डिंग जो खर्चा हो रहा है, पहले आप बैलेंस शीट में चीज होगी है, उसके रिगार्डिंग कोई खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो उसको टेम्परेरी कैपिटल नाम दे दिए। जैसे डेटर्स, वही सारे ट्रांजेक्शन में देख लो, डेटर्स है तो बैड डेट हुआ, डिस्काउंट अलाउड हुआ, बैड डेट रिकवर्ड हुआ, इससे रिलेटेड इनको टेम्परेरी कैपिटल में वर्ड यूज किया गया। एक्सपेंस है बट टेम्परेरी कैपिटल वर्ड भी लगा दिया। एसेट्स पे डेप्रिशिएशन लगता है, तो डेप्रिशिएशन को एसेट से रिलेटेड है, फिक्स्ड एसेट से, तो इसलिए इसको टेम्परेरी कैपिटल नाम दे दिया। अच्छा, ड्राइंग्स कैपिटल के रिगार्डिंग होता है, तो इसलिए उसको टेम्परेरी कैपिटल नाम दे दिया, बाकी और कोई रीजन नहीं है। हाँ, अब जैसे रेंट है, अब रेंट का एसेट से कोई रिलेशन नहीं होता है, तो सिर्फ इसको एक्सपेंस नाम दे दिया। एडजस्टेड परचेजेस का कोई रिलेशन नहीं होता, भैया परचेज है, खर्चा वगैरह है जो भी है, इसलिए इसको एक्सपेंस नाम दिया, टेम्परेरी कैपिटल नाम से कुछ नहीं लिखा, ठीक है ना। तो इसलिए एसेट से जिसका रिलेशन है, एसेट थी लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाई, तो उसको टेम्परेरी कैपिटल नाम दे दिया गया, बस। नहीं, हाँ एंट्रीज तो पास करनी हो जाती है, बट ये कोई नहीं पूछता रियल पर्सनल नॉमिनल कंपनी में पहुंचने के बाद ठीक है। हाँ, वहाँ ये थोड़ी ना करते रहेंगे जिंदगी भर, बस रूल्स है, ये लाइबिलिटी है, ये एसेट है, बस नक्की है, तो कोई भी लगाओ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे जाके ये सब, ये एक बेसिक लैंग्वेज सिखाने के लिए आपको ऐसा किया जाता है कि एसेट है, एसेट डेबिट होती है। एक बचपन में जो चीज सिखाई जाती है ना कि ये डेबिट क्यों हुआ, कि हमने रूल बना रखा है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करना, एसेट कम होएगा तो
क्रेडिट करना। तो बस वो उसके लिए सिखाता है, आगे जाके कभी तुमको कोई नहीं पूछने वाला और कहीं जिंदगी में काम भी नहीं आने वाला कि रियल पर्सनल है या नॉमिनल है क्या है। वो रूल सीख गए, अकाउंटिंग करनी आ गई, बस उसके बाद कोई नहीं पूछेगा तुमको। ठीक, 14 में, हाँ पढ़ना तो पड़ता ही है। कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट भी मेरे जो था वो 1956 था। हाँ 2013 में नया लगा था और वो एप्लीकेबल बाद में हुआ था, तब तक मैं मई में 14 में क्लियर हो गया था मैं। ठीक है ना। नहीं नहीं, वो इतना नॉलेज हो जाता है पढ़ते पढ़ते कि कोई रेफरेंस बुक हो जाए उसी से पढ़ लेते हैं हम लोग, उसी से पढ़ लेते हैं। और मैंने कभी थ्योरी की क्लासेस भी नहीं लिए जिंदगी में ही, थ्योरी सारा सेल्फ पढ़ा है, कंपनी लॉ वगैरह ऑडिट वगैरह ये सब सेल्फ ही पढ़ा है, क्लासेस ली नहीं मैंने। लेकिन लेनी चाहिए, लेने से और कंसेप्ट्स क्लियर ही होते हैं, क्योंकि अगर क्लासेस नहीं लेते हैं तो हमारे पास केवल उतना ही ज्ञान है जितना हमारे पास है और जो उस बुक को पढ़ने से हमने समझा। बट एक टीचर आपको क्या सिखाता है, एक अपने नॉलेज के बेसिस पे वो आपको नहीं क्लियर हो पाता। क्लासेस लेनी चाहिए बढ़िया जगह से, सब जगह से क्लासेस जरूर लेनी चाहिए, ये मैं कहूँगा। पहले का जमाना था जब मैंने पढ़ लिया, या मेरे से पहले जिन जो लोग पढ़े थे वो ट्यूशन बिना ही पढ़ लेते थे, क्लासेस बिना। उस टाइम कंपटीशन इतना नहीं होता था, आज के टाइम कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज फैकल्टी पढ़ाती है तो अगर कोई क्लास नहीं ले रहा है तो उसके पास वो नॉलेज तो है ही नहीं ना। तो अगर कंपटीशन होगा तो ऑब्वियसली जिसने ज़्यादा ज्ञान ले रखा है वही तो क्लियर होगा, तो क्लासेस लेनी चाहिए आज के टाइम। आसान क्या था, कंपटीशन कम था। आसान तो सोचो कितना मुश्किल था। जब मैंने सीपीटी दिया था, जब सीपीटी दिया था तो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट वालों ने, अपने इंस्टीट्यूट वालों ने भी सिर्फ एक मॉड्यूल दिया था, सिर्फ एक मॉड्यूल। ठीक है ना, मॉड्यूल मतलब या 4 मॉड्यूल होंगे मान लो, मतलब केवल दिया मॉड्यूल, कोई क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, क्वेश्चन आंसर कितने सारे एमसीक्यूज की बुक निकाली उन्होंने, दो दो 30 पेपर निकाले थे, 30 पेपर मतलब हर पेपर में 100 क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन। 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में ऑब्वियसली अच्छा पास होने का चांस बनता है। मेरे टाइम तो सिर्फ क्या था, वो एक बुक था और कोई मार्केट में दूसरा बुक था ही नहीं, जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल था केवल वही था और कुछ नहीं था उस टाइम। तो फिर उस टाइम अच्छा, और मेरे से पहले वालों की बात करेंगे तो फिर उनके पास भी कोई लिमिटेड ऑथर्स की बुक होती थी, उसी को पढ़ते थे, और उसी पेपर लेवल भी क्या होता था, ठीक ठीक आता था। आजकल क्या करने लग गए, घुमाने। और देखो सीधा बताऊं, डिमांड सप्लाई का गेम होता है, डिमांड सप्लाई। अगर उनको लगता है कि सीए की डिमांड है अभी मार्केट में, तो तुमको ईजीजी नंबर देके ईजीजी पास करके पास करवा देंगे। और उनको लग रहा है आगे डिमांड नहीं है, तो फिर तुमको इतना टफ पेपर देंगे और मार्किंग भी इतनी टफ करेंगे कि क्लियर ना हो। तो ये सब डिमांड सप्लाई का गेम है और कुछ नहीं है, सारा डिमांड सप्लाई। कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो वहाँ पे डिमांड सप्लाई का गेम हमेशा देखो। उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम में जहाँ पे रिजल्ट अच्छा आ रहा हो, जहाँ पे पासिंग परसेंटेज ज़्यादा हो। जैसे अभी मैं सीएस के लिए मना करता हूँ, क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट ही नहीं निकाल रहे, इसलिए मना करता हूँ। ठीक है ना, तो हमेशा उस कोर्स को चूज करो जहाँ पे पास होने के चांसेस ज़्यादा हो। अभी सीए के अंदर निकाल रहे हैं, सीएमए के अंदर निकाल रहे हैं। सीए में तो देखो हर टाइम रहता है, सीए के अंदर तो हमेशा ही रहता है। कभी कभी एक फेज आता है जब रिजल्ट कम रखा था, बट अभी ग्रोथ अच्छी है फ्यूचर में, इंडस्ट्रीज ग्रोथ वगैरह, तो सीए की डिमांड रहनी है, तो टेंशन। ठीक है, वो हो जाता है लेकिन निकल जाता है। चलो अभी अपन हाँ वापस टॉपिक पे आते हैं ना, बहुत बातें करते हो तुम लोग। 7th, ये एंट्री जनरलाइज अभी करें या घर पे करोगे? एक ही तो क्वेश्चन है सर, अभी कर लेते हैं ना। चलो देखो, हाँ कौन बताएगा मेरे को? यादव जी आप बताओगे क्या? रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद 10 लाख, क्या एंट्री करोगे? ओके, कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल। और अपन ने क्या कहा था, अब हम थोड़े से बड़े हो गए हैं, हम सारा पैसा बैंक में जमा करवाते हैं, इसलिए बैंक टू कैपिटल। ठीक है ना। ओके, बॉट गुड्स फॉर कैश, हाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ मुकुल, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, चेक भी करते चलो, परचेज टू बैंक, कैश टू बैंक। ओके, परचेज टू बैंक गलत है, परचेज टू क्या कर लेना,
फॉर कैश, ठीक है ना, परचेज टू कैश करना है यहाँ पर। ओके नेक्स्ट, सोल्ड टू कृष्णा, गुड्स ऑन क्रेडिट, बोलो जिसको आता है। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,50,000। ओके जी। नेक्स्ट, बॉट फ्रॉम श्याम गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, राइट। हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, ठीक है जी। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 1,45 और 5,000 का उसको क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउड कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। यस, बैंक अकाउंट डेबिट जो रिसीव हुआ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू देने वाला कौन, कृष्णा। ओके, श्याम को पैसा दिया, डिस्काउंट अलाउ। फंस गए ना, बोल। श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट, कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ में आते हैं, बैंक डिस्काउंट हमेशा साथ में आते हैं। और ये डिस्काउंट अलाउड वर्ड लिखा ना तो तुम कंफ्यूज हो गए, भैया सामने वाले ने तुमको अलाउ किया है बट तुमको तो रिसीव हुआ है ना, तुमने पैसा दिया तो तुमको डिस्काउंट रिसीव होगा, इन्होंने अलाउड लिखा, वो सिर्फ तुमको परेशान करने के लिए। तुमको तो एक्चुअली क्या हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, क्योंकि जब पैसा दोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमाउंट भी सही लिखोगे ना, जितना पैसा दिया वो यहाँ पे, डिस्काउंट वाला अमाउंट यहाँ पे और टोटल शाम में। नेक्स्ट, कैश सेल्स फॉर द मंथ 8 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पेड रेंट, रेंट टू बैंक, सैलरी, सैलरी टू बैंक। ओके, कंबाइंड एंट्री भी कर सकते थे, कंबाइंड मतलब कंपाउंड जर्नल एंट्री। ओके, माल बेचा, बैंक टू सेल्स, और देखो कंपाउंड एंट्री कर दिया ना, क्यों, क्योंकि एक ही डेट को था, 30 तारीख को था, तो रेंट भी देना था, सैलरी भी देनी थी, तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेल्स वाला, अच्छा इसने कैश था ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि जब भैया कैश में माल बेचा है तो कैश ही तो आएगा, बैंक क्यों करेंगे, इनका मिस्टेक है ये वाली चीज, है ना। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, चलिए डन। ओके, इन्होंने तो क्या कर दिया, सारी मोदी जी के पीछे हो गए हैं, ये बोलते हैं कैश बोले तो भी क्या करने का, बैंक में डालने का। हाँ, मोदी जी की पूरी बात मानते हैं, हाँ कि भैया पैसा कैश में लेना ही नहीं है, कैश बोले तो भी बैंक है। नहीं, कैश में रिसीव होगा तो ऑब्वियसली क्या कहेंगे अपन, कैश ही बोलेंगे ना, बैंक थोड़े ना बोल देंगे। हाँ नहीं, वो तो आप बैंक ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो भी डिस्काउंट तो मिल जाएगा, बट क्या है, अगर मेरे पास कैश आया है, कहीं से भी आओ, आ तो सकता ही है, मना थोड़ा, जो छोटी दुकान वाले हैं उनके पास क्या होगा, कैश आता है, खूब आता है, सब ऑनलाइन पेमेंट थोड़ी ना करके जाते हैं, तो उसको तो कैश आया वही दिखाएगा ना, बैंक थोड़ी ना दिखा देगा। हाँ, फिर आप जब बैंक में जमा कराओगे तो बैंक टू कैश होगा, वरना अगर आप सब जगह ही कैश सॉरी बैंक 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 दिखा दोगे तो फिर इस एंट्री का तो रोल ही नहीं बचेगा कि बैंक में पैसा जमा करवाया, इस एंट्री का तो कोई रूल ही नहीं बचा। जब आप सब जगह क्या कर रहे हो, बैंक 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 लिख रहे हो, तो फिर बैंक में पैसा कब जमा करवाओगे, सारा पैसा तो ऑलरेडी बैंक में ही है, क्लियर है, तो फिर मतलब नहीं, तो कैश में मिला तो कैश, और अगर अकाउंट में गया तो बैंक, ठीक है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम डिस्काउंट कब मिलता है, तुमने कहा देखो सर 30 दिन का उधारी मैं सबको देता हूं, लेकिन अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट। अब मैं पेमेंट तुमको कैश में करूं चाहे तुम्हारे अकाउंट में जमा करवाऊं, क्या फर्क पड़ता है, तुम तो मुझे 2% का डिस्काउंट। नहीं तो हो, 2 नंबर की बातें नहीं करते यहाँ पे, हाँ 1 नंबर की बातें करते हैं सब, ठीक है ना, घपला करने वाला कोई भी बात नहीं करने का। वो एक अलग बात है कि देखिए यार, है ना, तुम मुझे कैश दे दो, फिर है ना अकाउंट में शो हो जाएगा मेरे, मैं तुमको है ना 200 रुपए का और डिस्काउंट दे दूंगा, तो उसको तो घपले को तो रिकॉर्ड ही नहीं करना ना, घपले को तो रिकॉर्ड थोड़ी ना करना है, घपला तो हाँ एवं ही,
ठीक है ना। हाँ, घपला रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि अगर वो डिस्काउंट है भी तो वो डिस्काउंट रिकॉर्ड आप नहीं कर पाओगे, है ना। चलिए, एडवांटेज ऑफ जर्नल वगैरह देखना। टेस्ट योर नॉलेज के अंदर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये ट्राई करना। नहीं आए तो बताना। अच्छा, आंसर्स आपके सामने हैं, आंसर्स आपके सामने गिवन है, आंसर्स ट्रू। हाँ, ट्रू फॉल्स में रीजन लिखना है, ठीक है ना। ट्रू फॉल्स में रीजन लिखना है। आंसर है ट्रू फॉल्स है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, आप एक बार इनको क्या करेंगे, आज ट्राई करेंगे सारा, और कुछ नहीं आए तो मुझसे कल पूछेंगे, ठीक है। ये खुद के ट्राई करने का है, नहीं आएगा तो हाँ अपन बात करेंगे, और कुछ टिपिकल हुआ, कुछ अलग हुआ, यूनिक हुआ तो मैं वैसे बता दूंगा, ठीक है। चलो डन, कर लोगे क्या? चलो बताओ फिर, एमसीक्यूज ट्राई करोगे। द रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू, ट्रू फॉल्स आपके लिए छोड़ दिया मैंने, ताकि आप पढ़ना ट्रू फॉल्स और फिर देखना। हाँ, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू, लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया है तो एंट्री क्या होगी, पहले ये बताओ। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, लैंडलॉर्ड को दिया हो चाहे किसी को दिया हो, रेंट दिया ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब खुद ने यहाँ पे क्या कर दिया है, कैश यूज कर लिया ना, ठीक है। हाँ, बैंक की जगह कैश यूज कर लिया। चलो देखो, इन केस ऑफ डेट बिकमिंग बैड द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू, पैसा डूब गया क्या करोगे, एंट्री क्या होगी, पहले तो ये देखो, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, राइट, यही करते हैं अपन। अब बंदे ने पूछा क्रेडिटेड टू, कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट तो हमने डेटर अकाउंट किया है, डेटर ए बी सी, कौन सा है ए, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल बोल दो चाहे डेटर बोल दो, ओके। फिर उसके बाद ए लिमिटेड हैज 35,000 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन, ओके, मतलब अपने को मोहन से पैसा आना था। 20 जनवरी को मोहन ने क्या कर दिया, पार्शियल पेमेंट कर दिया 21,000 का, ओके। जर्नल एंट्री मेड ऑन 20th जनवरी बाय ए लिमिटेड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स, पार्शियल पेमेंट किया है ना मोहन ने, तो अपन एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, या फिर अकाउंट रिसीवेबल, राइट, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, और मोहन क्या है, अकाउंट रिसीवेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स बोल दो, पैसा आएगा। तो क्या करोगे, अ क्रेडिट टू द कैश रिसीव्ड, नहीं मैंने कहा क्रेडिट नहीं होता, कैश रिसीव को तो हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। अच्छा, अमाउंट कितना, 21,000, ओके। अ क्रेडिट टू द अकाउंट रिसीवेबल 21,000, यस, अ क्रेडिट टू द अकाउंट रिसीवेबल 21,000, और डेबिट क्या बोला, डेबिट टू द कैश 14,000, मैंने कहा कैश डेबिट तो होगा बट 14 से नहीं, जितना पैसा आ रहा है 21,000 से होगा, क्लियर। नेक्स्ट, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन, इनमें से कौन सा इस अकाउंटिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इनकम स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में तो आती है सर एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल, सो आंसर इज बैलेंस शीट। तो बैलेंस विच स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट हो गया, ट्रेडिंग पी एंड एल, देन बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसमें से कौन सा प्रेजेंट करता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ही होता है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, आ सकते हैं, ठीक है ना, आ सकते हैं, देने को कुछ भी दे सकता है, जनरली देते नहीं है अभी, है ना। विच अकाउंट इज द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट मतलब अलग है, ऑड वन आउट, यहाँ पे क्लास में सब बॉयज ही बॉयज है, मान लो एक गर्ल भी हो, तो क्या हो गई अपने में से, ऑड वन आउट हो गई, राइट, समझ में आया, ऑड वन आउट मतलब अलग, कुछ अलग, हाँ जी। अब वो कैसे भी अलग हो सकता है, देखो पता करो इनमें से क्या अलग है। ऑफिस फर्नीचर इक्विपमेंट, सर ये एसेट्स होती हैं और इनका डेबिट बैलेंस होता है,
फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, सर ये भी एसेट्स होती है, इनका भी डेबिट बैलेंस होता है। और इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, सर ये भी एसेट ही होती है, इन्वेंट्री स्टॉक। तो फिर इनमें अलग क्या? यस, पहला ए और बी फिक्स्ड एसेट्स है, और दूसरा क्या है, तीसरा सी करंट एसेट है। तो ये अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑड वन आउट मतलब इनमें से इनके नेचर में क्या अलग आ रहा है, ठीक है ना। पहले मैंने देखा सारी की सारी एसेट ही है, यार तो सब सेम है, एसेट है तो डेबिट बैलेंस ये भी सब सेम है। फिर पता चला अच्छा दो फिक्स्ड एसेट और एक करंट एसेट है। देखो फिफ्थ का आंसर चेक करो, ठीक है। This one is current asset. This one is fixed asset. The debt written off as bad if recovered subsequently are. पहले बैड डेट हो गया था, अब रिकवर हुआ है, तो एंट्री क्या करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, तो आंसर इज क्रेडिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। डबल एंट्री सिस्टम में ऑफ बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स, टू साइड्स ऑफ सेम अकाउंट, या द सेम अकाउंट ऑन टू डिफरेंट डेट्स। बस टू अकाउंट्स। दूसरा तो क्या बोला, टू साइड्स ऑफ सेम अकाउंट, ऐसे थोड़ी है कि राम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, नहीं होता ना कभी भी, हाँ ठीक है। और सेम अकाउंट ऑन टू डिफरेंट डेट्स, ऐसा थोड़ी होता है, सेम डेट को ही होगा, दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। अ सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू, नहीं अब करो तुम बैंक, ऊपर तो हमको खूब बैंक सिखा रहे थे, इलस्ट्रेशन में मॉड्यूल वाला खुद बैंक सिखा रहा था। अब देखो कौन सा अकाउंट डेबिट कर रहा है, क्वेश्चंस की बात आई तो आ गया सीधे रास्ते पे, कैश। तो अ सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश, माल बेचा तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सॉरी हाँ सेल्स। अपन कैश ही, जब भी फॉर कैश वर्ड आ जाए ना हमेशा क्या करना, कैश करना। कैश में पे किया टू कैश, कैश में रिसीव हुआ कैश डेबिट, ठीक है। आपको क्लियरली मेंशन होगा, टेंशन नहीं। और जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कैपिटल जनरली क्या डाला जाता है, बैंक में डाला जाता है, कैश में नहीं। कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करते अपन, बैंक में पैसा डाला, फिर नया बिजनेस स्टार्ट किया तो बैंक में पैसा डाला, और फिर उससे धीरे धीरे जब जब जरूरत हो विड्रॉ कर लो, ठीक है। आज अपने पास भी है कोई पैसा पड़ा है तो जनरली कैश का अपन दिखाते नहीं, क्योंकि कैश का से आप हम कैसे मान लें कि आपने बिजनेस में इतना कैपिटल लगाया है। जैसे सबसे पहले तो आप क्या करो, बैंक में डालो, फिर उसका हिसाब किताब दो, तो इसलिए वहां पे बैंक कर सकते हो। बाकी जहां पे कैश लिखा हो कैश, और थ्रू चेक लिखा हो वो सेम डे वाला सब में लिखा था ना, सेम डे अगर जमा करवा देते हो तो बैंक करना, सेम डे नहीं करवाते हो तो कैश करना, वही सब रूल लगेगा, ठीक है, जो मैंने आपको पहले लिखवा दिया था। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग क्या करना, आज ट्राई करोगे, और ट्राई करके कैसे करोगे, अपने रजिस्टर में लिखकर। भले ही आप क्या करना, इसका रजिस्टर अलग बना लेना। रीजन क्या होगा, मान लो आज तुम एक दिन में नहीं कर पाए, 2 दिन में कर लेना ट्राई, तब तक अपन क्या कर सकते हैं, नया वाला चैप्टर तो शुरू कर सकते हैं ना। तो अपना जो इलस्ट्रेशन है और जो नोट्स है वो एक में रहने दो, और ये जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो दूसरे रजिस्टर में कर लो, क्योंकि रजिस्टर तो अपने को चाहिए वैसे भी, तो ये प्रैक्टिस वाला पार्ट दूसरे रजिस्टर में स्टार्ट कर लो। क्लियर? ओके चलो, थैंक यू।